नमस्कार मित्रों। यूनिवर्स में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक नहीं जान पाए हैं, लेकिन आज की जनरेशन जानना चाहती है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बिना यूनिवर्स अधूरा है और उनका क्या रोल है यूनिवर्स को पूरा करने में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्स से जुड़ी 5 ऐसी मिस्ट्री के बारे में जिसका आज तक एस्ट्रोनॉमर्स पता लगा रहे हैं। नंबर 1, डार्क मैटर। आखिर क्या है डार्क मैटर और क्यों नहीं साइंटिस्ट डार्क मैटर को लोकेट कर पा रहे हैं। यूनिवर्स का 25% पार्ट ऐसे मैटर से बना हुआ है जिसे साइंटिस्ट पता नहीं लगा सकते और इसे ही साइंटिस्ट डार्क मैटर का नाम देते हैं। डार्क मैटर के बारे में एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि यह हिस्सा किसी भी प्रकार की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता और यह हिस्सा यूनिवर्स में कहाँ है ये अभी तक पता लगाना पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि स्टार्स की स्पीड और उनके मोशन से डार्क मैटर का पता लगाया जा सकता है। 1950 में जब दूसरी गैलेक्सीज पर स्टडी करना शुरू किया गया तब एस्ट्रोनॉमर्स ने माना कि यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैटर्स मौजूद है जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। तभी से इन मैटर्स को खोजने में एस्ट्रोनॉमर्स को काफ़ी दिलचस्पी हुई। और हाँ, एक समय ऐसा आया जब गैलेक्सीज की खोज में स्टार्स की मोशन को देखते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने डार्क मैटर को खोजा, लेकिन वहाँ इसके बारे में काफ़ी सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाए। इसके बाद भी रिसर्चर लगातार खोज में लगे रहे। येल यूनिवर्सिटी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की जानी मानी यूनिवर्सिटी में से एक है, वहाँ के प्रोफेसर पीटर वेन डोकुम, जो कि एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे, उन्होंने एक टीम के साथ मिलकर ड्रैगन फ्लाई 44 नाम की गैलेक्सीज की खोज की जो पूरी तरफ से डार्क मैटर से भरी हुई थी। आखिरकार डार्क मैटर का पता लगा लिया गया। डार्क मैटर की खोज अपने आप में बहुत बड़ी सफलता थी। डार्क मैटर की खोज तो हो गई थी, अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि डार्क मैटर का साइज क्या है और इसको कैसे मेज़र करें। कई रिसर्च के बाद फाइनली रिसर्चर और एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने इसका भी समाधान ढूंढ लिया। एस्ट्रोनॉमर्स ने कंप्यूटर की मदद से इसके मॉडल तैयार करना शुरू कर दिए और इस बात पर गौर किया गया कि बार्कोनिक मैटर, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना होता है, और डार्क मैटर किस तरीके से एक साथ मौजूद रहेंगे। इसी के बेस पर मॉडल तैयार किए गए। इसके अलावा ग्रेविटी लेसिंग की मदद से साइंटिस्ट इसको मेजर कर रहे हैं और डार्क मैटर के एग्जैक्ट रेडियस का पता लगा रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि डार्क मैटर बिग बैंग से भी पहले से यूनिवर्स में मौजूद है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फैको टॉमी टैनकेनन ने पार्टिकल फिजिक्स और एस्ट्रो साइंस में काफ़ी डीप स्टडी करी है और उन्होंने यह पता लगाया है कि डार्क मैटर एक ऐसे पार्टिकल्स के रूप में मौजूद है जो बिग बैंग से पैदा हुए थे। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी रिसर्च में ये भी पाया कि डार्क मैटर गैलेक्सीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आज भी डार्क मैटर को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जिनके आंसर एस्ट्रोनॉमर्स के पास नहीं है। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी के बारे में। ये भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। आखिर क्या है डार्क एनर्जी और इसका क्या रोल है यूनिवर्स में, और स्पेस का कितना पार्ट डार्क एनर्जी ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डार्क एनर्जी स्पेस में कितना पार्ट ऑक्यूपाई करता है। रिसर्च के मुताबिक स्पेस का 3/4 पार्ट डार्क एनर्जी से बना हुआ है। अब आप में से कईयों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर डार्क एनर्जी है क्या, हम इसे एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करेंगे और इसका सोर्स क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होती है। तो दोस्तों, इन सवालों का आंसर तो खुद एस्ट्रोनॉमर्स के पास भी नहीं है। उनका बस यह कहना है कि डार्क एनर्जी एक रहस्यमय, एक मिस्टीरियस एनर्जी या फोर्स है जिस पर यह यूनिवर्स टिका हुआ है। आज के समय में आइंस्टाइन को हर कोई जानता होगा। आइंस्टाइन के फॉर्मूले हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उनमें से एक फॉर्मूला E=mc² के आधार पर यह माना जाता है कि मैटर और एनर्जी को आप बदल नहीं सकते। इससे यह सवाल उठता है कि अगर हर एनर्जी का बनना किसी मैटर या दूसरे एनर्जी सोर्स से होता है तो डार्क एनर्जी कहाँ से पनपना चालू होती है। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी पे हुई रिसर्च के बारे में। 1929 में एडविन हबल उन स्टार्स पे रिसर्च कर रहे थे जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। तो दोस्तों, अब आप में से जो भी कोई एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखता है उनको ये मालूम होगा जब स्टार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो सुपरनोवा में बदल जाते हैं। और एडविन हबल भी एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने उन सुपरनोवा पर स्टडी करना शुरू किया ताकि वह पता लगा सके कि आखिर यूनिवर्स कितनी तेज़ी से फैल रहा है। 1990 में वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में यह पाया कि यूनिवर्स का फैलाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके बारे में यह बोला गया है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका ग्रेविटेशनल पावर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। इसको वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी का नाम दिया। वैज्ञानिकों ने इस बात को माना कि ग्रेविटी को काबू करने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसके आधार पर 70% स्पेस डार्क एनर्जी से बना हुआ है, बाकी 25% डार्क मैटर जिसकी हम बात पहले ही कर चुके हैं, और बाकी जो बचे वो
5% प्लैनेट्स और गैलेक्सीज से बने हुए हैं। आज भी एस्ट्रोनॉमर्स के पास डार्क एनर्जी को लेकर काफ़ी सवाल है, जिनके उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। स्पेस के सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी में से एक क्वांटम इंटेंगलमेंट है, जो हमारी इस लिस्ट में 3rd नंबर पे है। स्पेस जो है दोस्तों, वह सिर्फ एक ही थ्योरी या प्रिंसिपल पर पूरी तरीके से काम नहीं करता। इसको समझने के लिए हमें कई सारी थ्योरीज को एक साथ जोड़कर देखना पड़ता है। उनमें से एक है क्वांटम इंटेंगलमेंट, जो कि एक थ्योरी है या आप इसे प्रिंसिपल भी कह सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन क्या आप आइंस्टाइन की खोजी गई इस थ्योरी के बारे में जानते हो? शायद आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कहती है क्वांटम इंटेंगलमेंट थ्योरी और ये कैसे वर्क करती है। क्वांटम इंटेंगलमेंट वैसे तो न्यूटन की खोजी की थ्योरी में से एक है, लेकिन तब यह थ्योरी स्पेस से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे पाई। इसलिए बाद में आइंस्टाइन ने इस थ्योरी पर स्टडी की, जिसके कारण आज हम इस थ्योरी को काफ़ी हद तक समझ पाए। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो क्वांटम की सतह या लेवल पर मौजूद किसी दो या दो से ज़्यादा और एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे पार्टिकल्स का बनना, उनका किसी भी प्रोसेस के लिए एक साथ पार्टिसिपेशन करने के प्रोसेस को ही क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो पार्टिकल होते हैं जिनकी इस थ्योरी में बात की जा रही है, वो एक स्पेटियल पार्टिकल्स होते हैं, यानी आप इन्हें स्पेस रिलेटेड पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ ये एक दूसरे के बीच में मौजूद हार्डनेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। इसके ज़रिए आप स्पेस में मौजूद किसी भी पार्टिकल्स के क्वांटम के लेवल पर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, स्पिन और पोलराइजेशन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। अब आप में से कईयों का सवाल होगा कि आखिर इस थ्योरी में ऐसा क्या है जिसके समझने में एस्ट्रोनॉमर्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है और उनके लिए ये थ्योरी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। तो दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इन थ्योरी पर काम करना कुछ समय काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस थ्योरी के बेसिक ग्राउंड्स को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम इस थ्योरी को डीप स्टडी करें तो इसमें एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इसको मानने वाला हर एक पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। क्वांटम इंटेंगलमेंट को लेकर वैज्ञानिकों के बीच पहले से ही कई सारी कंट्रोवर्सी रही है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आइंस्टाइन और नील बोहर के बीच में होने वाला विवाद। नील बोहर और हाइजेनबर्ग जैसे दो फेमस साइंटिस्ट का मानना था कि क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि हम क्वांटम के इतने माइक्रो लेवल पर किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन और स्विंग जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बिना देखे मेज़र कर ही नहीं सकते। अगर देखा जाए तो वैसे ही इन दोनों की बात कई हद तक ठीक भी थी, क्योंकि बिना देखे ही हम किसी भी पार्टिकल का वॉल्यूम और उसके शेप एंड साइज के बारे में कुछ कैसे बता सकते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में आइंस्टाइन खड़े हो गए। आइंस्टाइन का कहना था कि अगर किसी चीज़ को देखा नहीं जा सकता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वह एग्जिस्ट ही नहीं करता, वह रियलिटी में ही नहीं है। अगर इस तरीके से हम सोचेंगे तो दुनिया में मौजूद बाकी ना दिखने वाली चीज़ों के एग्जिस्टेंस को भी हम सीधे तरीके से नकार रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे वैज्ञानिकों के बीच कितने विवाद होते रहते थे। वैसे आइंस्टाइन की ये बात बिल्कुल लॉजिकल भी थी। बाद में उन्होंने बोरिस पोडल्स्की और नेथन रोजन के साथ मिलकर अपने क्वांटम इंटेंगलमेंट से जुड़ी इस थ्योरी को प्रूव भी किया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वांटम इंटेंगलमेंट को लेकर आखिर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है रिसर्चर के बीच, आखिर ये इतना क्यों ज़रूरी है और फ्यूचर में इसका क्या यूज़ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दरअसल साइंटिस्ट इस थ्योरी के बारे में कंप्यूटर को बनाने की सोच रहे, एक क्वांटम कंप्यूटर को बनाने में सोच रहे। क्वांटम इंटेंगलमेंट के जरिए क्वांटम कंप्यूटर के कोडिंग करने की फंडामेंटल यूनिट क्यूबिट्स को बड़े ही आसान तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है। और अगर हम इसकी एक और एडवांटेज की बात करें तो ये हमें आने वाले समय में बड़े से बड़े डेटा को बहुत ही कम स्पेस पर स्टोर करने का मौका देगा। इसकी मदद से हम एक बहुत ही छोटी सी जगह में ही दुनिया भर के डेटा को स्टोर करने में कैपेबल हो पाएंगे। तो दोस्तों, है ना चौंकाने वाली बात। सोचो हम इसकी मदद से 100 GB की एक फ़ाइल को 1 GB मेमोरी कार्ड के अंदर कंप्रेस करके स्टोर करने में कैपेबल हो पाएंगे। हालांकि अभी तक इसमें रिसर्च ही चल रही है। दोस्तों, भले ही ये थ्योरी आज अपने पूरे वजूद में नहीं आया, लेकिन यकीन मानिए इस थ्योरी की मदद से आने वाले समय में होने वाली खोज हम सबके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है और उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में ह्यूमन सिविलाइजेशन में काफ़ी तरक्की हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में। आखिर है क्या ब्लैक होल और अगर हम इसमें गिर जाए तो क्या होगा, क्या हम मर जाएंगे या बच जाएंगे? तो चलिए जानते हैं। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहाँ फिज़िक्स का कोई लॉ काम नहीं करता। इसका ग्रेविटेशन फील्ड काफ़ी पावरफुल होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। लाइट भी यहाँ एंटर करने के बाद बाहर नहीं निकल पाती। ये अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल होता होगा। ब्लैक होल में इंसान के जाने की दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे प्लेनेट पर जीवन की तलाश में निकले हो, या फिर स्पेसशिप से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए। अब जानते हैं कि अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आ जाए तो आपके साथ दो ही बातें हो सकती है। तो क्या बातें आपके साथ वो हो सकती है, तो चलिए जानते हैं। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाओगे, या फिर बिना नुकसान झेले ब्लैक होल में फंस जाओगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्पेस में ब्लैक होल बनता कैसे है। जब किसी स्टार का अंत होता है तब उसका न्यूक्लियर फ्यूज़न ख़त्म हो जाता है, जिससे वह एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और फिर उसका सारा प्रकाश ख़त्म हो जाता है और वह कोलैप्स होने लगता है। फिर वह कोलैप्स होते होते अपनी आखिरी लिमिट पर पहुंचता है, जिसको हम ग्रेविटेशन सिंगुलैरिटी कहते हैं, जिसका मतलब अब वह तारा एक ब्लैक होल बन गया है। और इनकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये अपने आसपास का कोई भी प्लेनेट, यहाँ तक कि किसी पूरे सोलर सिस्टम को भी निगलने की काबिलियत रखता है। या फिर जब कोई स्टार्स ग्रेविटेशन की वजह से आपस में मिलकर एक स्टार बना ले, तब वहाँ इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि वह एनर्जी उस स्टार को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर देगी। दोस्तों, एक ख़ास बात भी बता दूँ कि अगर किसी जगह हम 1000 डेसिबल की साउंड बनाने में सक्षम हो जाए तो हम उस जगह एक ब्लैक होल खुद क्रिएट कर सकते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूं कि हम लोग सिर्फ 80 टू 150 डेसिबल की आवाज़ ही सुन सकते हैं। यहाँ तक कि 160 डेसिबल की साउंड सुनने से हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं। इसलिए कभी ट्राई मत करना 160 डेसिबल की साउंड को सुनने में, नहीं तो रिज़ल्ट आपको पता ही है कि आपके साथ क्या होगा। न्यू जर्सी की जानी मानी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डैनियल हार्लो और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के पैट्रिक हेडन ने ये पता लगाने की कोशिश की कि स्पेस के दो ऑब्जेक्ट यानी आपका और ब्लैक होल के होरिजन के अंदर के हिस्से का जुड़ाव किस तरह का है। 2013 में इन दोनों ने अपनी रिसर्च में पाया कि अगर सबसे फास्ट कंप्यूटर से भी ये पता लगाने की कोशिश की गई तो इस जुड़ाव का पता लगाने में काफ़ी वक्त लगेगा। इसको डिकोड करने में इतना वक्त भी लग सकता है कि जब तक ब्लैक होल खुद ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आप ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। क्या आपने वाइट होल के बारे में सुना है? हाँ तो दोस्तों, हो गया ना हैरान? आप में से कईयों का जवाब नहीं होगा। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग हर ब्लैक होल का भी अंत होता है, और जब किसी ब्लैक होल का अंत होता है तो वह निकले हुए सारे मटेरियल्स को गलना शुरू कर देता है, और इसी को कहते हैं वाइट होल। दोस्तों, वाइट होल के बारे में एक दूसरी थ्योरी भी है जिसका कोई सॉलिड एविडेंस तो नहीं है, मगर साइंटिस्ट का यह मानना है कि ऐसा भी हो सकता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल और वाइट होल आपस में जुड़े हुए हैं, और ब्लैक होल जो भी मटेरियल चाहे, वो स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, या पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही क्यों ना हो, इन सबको निगलता है, वह एक वाइट होल से बाहर निकल जाता है। ब्लैक होल और वाइट होल को जोड़ने वाली बीच की कड़ी को वर्म होल नाम दिया गया है ना? काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वाइट होल के बारे में जानकर? यहाँ ब्लैक होल के साथ साथ आपको वाइट होल और वर्म होल के बारे में भी जानने को मिला। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी जानने में इंटरेस्ट रखता हो।